हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह की अगली कॉमिक्स, फौलादी सिंह और पृथ्वी के चोर। फौलादी सिंह और पृथ्वी के चोर। रात के गहन अंधकार में सुदूर अंतरिक्ष से एक विचित्र यान पृथ्वी के एक सुनसान इलाके में मंडराता है। तभी उसमें से तीव्र रोशनी की एक किरण फूटकर पृथ्वी पर पड़ती है और वहाँ एक विशाल गड्ढा बन जाता है। फिर ज़मीन से पानी का झरना फूट पड़ता है और कुछ ही घंटों में वह गड्ढा एक विशाल सरोवर का रूप ले लेता है। दूसरे दिन सुबह ही यह खबर बिजली की तरह सारे शहर में फैल जाती है। कल वहाँ मैदान था, आज एक विशाल सरोवर, रातों रात। कमाल है। और यह खबर अखबारों, रेडियो, टीवी आदि पर प्रसारित होती है। हजारों की तादाद में लोग उस चमत्कारिक सरोवर को देखने जमा होने लगे। आश्चर्यजनक, किसी भूत प्रेत की लीला लगती है। रातों रात इतना विशाल सरोवर तैयार करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक वैज्ञानिक दल वहीं तुरंत ही पहुंचता है और जांच पड़ताल करता है। सरोवर के किनारे की ज़मीन ऐसी लगती है जैसे किसी ने उसे किसी पैने औजार से काटा हो। यदि यह सरोवर प्राकृतिक रूप से बना होता तो पृथ्वी के भीतर की हलचल हमारी प्रयोगशाला में दर्ज हो जाती। पर इतने विशाल सरोवर के निर्माण में तो सरोवर के लगभग 50 मील के क्षेत्र में भयंकर भूकंप आना चाहिए था। पर फिर भी इतने बढ़िया ढंग से कटावदार सरोवर का निर्माण कठिन था। दूसरे दिन रात में फिर एक यान एक विशाल पहाड़ी पर अपनी शक्तिशाली किरणें फेंकता है। कुछ ही क्षणों में वह ऊंचा पर्वत नष्ट हो जाता है और वहां एक बड़े मैदान का निर्माण हो जाता है। दूसरे दिन वहां पर भेड़ों को चराने वाला चरवाहा आता है तो पहाड़ की जगह मैदान देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे, यहाँ का पहाड़ कहाँ गया? बाप रे! वह पास के थाने में जाकर रिपोर्ट करता है, साहब, वहाँ का केसरी पहाड़ गायब हो गया। पागल हो गया क्या? पुलिस इंस्पेक्टर वहां जाकर स्वयं देखता है तो दंग रह जाता है। अरे, पहाड़ तो सचमुच गायब हो गया। विज्ञान सभा में फ़ोन करूं तुरंत। वहां भी वैज्ञानिक पहुंचकर जांच करते हैं। पहाड़ की चोटी की सतह तो नहीं है। इसका मतलब है पहाड़ पूरा ज़मीन के अंदर धंस गया। आखिर ये हो कैसे रहा है? किसी बाहरी ज़बरदस्त शक्ति का इसमें हाथ लगता है। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अब हमें इसकी छानबीन गंभीरता से शुरू कर देनी चाहिए। हमें सबसे पहले डॉक्टर जॉन को खबर करनी चाहिए, वही कोई मार्ग सुझा सकते हैं। सब वैज्ञानिक मिलकर डॉक्टर जॉन के पास पहुंचते हैं। ये तो बड़ी गंभीर घटनाएं हैं। पृथ्वी का विज्ञान इतना बड़ा अजूबा कर नहीं सकता। आपका मतलब है किसी बाहरी ग्रह ने ये सब किया है? बिल्कुल। हमें राडारों तथा अन्य सूक्ष्म यंत्रों को अंतरिक्ष की टोले लगा देना चाहिए। यह खतरा एक देश को नहीं, सारे संसार का है। और संसार की सभी बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं अंतरिक्ष की ओर विशेष रूप से अपने यंत्र मोड़ देती हैं। डॉक्टर जॉन अन्य सहयोगी वैज्ञानिकों तथा फौलाद लंबू के साथ अपनी प्रयोगशाला के कंट्रोल रूम में बैठे बातचीत कर रहे थे कि तभी बाहर एक तीव्र प्रकाश की चमक दिखाई देती है। अरे, ये तीव्र रोशनी कहाँ से आ रही है? बाहर देखें। वे लोग प्रयोगशाला से निकलकर बाहर आते हैं तो उन्हें एक सफ़ेद गोला आकाश में दिखाई देता है। ये चंद्रमा की तरह की क्या चीज़ है? तभी उस गोले में एक अजीब से प्राणी की तस्वीर उभरती है। सब लोग भौचक्के रह जाते हैं। अरे, ये आकृति कैसे प्रकट हो गई? अब समझा, किसी दूसरे जगह का यान है ये। कितना अजीब प्राणी है। तभी उस प्राणी ने बोलना शुरू किया, पृथ्वीवासियों, हम टोरो ग्रह के वासी हैं। पृथ्वी का जलवायु हमारे ग्रह से मिलता जुलता है। हमें पृथ्वी पर रहने के लिए जगह दो। हम तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। यदि इनकार किया तो पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। पृथ्वी को नष्ट करने में हमारे शस्त्र सक्षम हैं। इसका प्रयोग हम कर चुके हैं। तुम हमारी पृथ्वी पर क्यों रहना चाहते हो? ताकि हम ये जान सकें कि हमारे लोग यहाँ के जलवायु में कितने दिन जीवित रह सकते हैं। संसार के बड़े बड़े देशों से आए प्रतिनिधि वैज्ञानिकों में हलचल मच गई। डॉक्टर जॉन, इनका इरादा नेक नहीं लगता। शायद ये पृथ्वी को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। तुम लोग यदि शांति से हमें जगह नहीं दोगे तो हम पृथ्वी से जीवन समाप्त कर देंगे। सोचने के लिए तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। नाश या जिंदगी, दोनों में से एक को चुनना होगा। इतनी जल्दी हम फैसला नहीं कर पाएंगे। हमें कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए। फौलाद डॉक्टर जॉन के पास आता है। अंकल, यदि आप कहें तो ऊपर जाकर इसे पृथ्वी पर घसीट लाता हूँ, सब भूल जाएगा। नहीं फौलाद, हालात बड़े गंभीर हैं। हम ज़रा सी उत्तेजना से सारी पृथ्वी को संकट में नहीं डालना चाहते। हमें सोच समझकर होशियारी से कोई रास्ता निकालना होगा। इनके हथियार शक्तिशाली हैं, ये हम देख चुके हैं। पर सेना की प्रयोगशाला से कुछ अधिकारी इस गोले को देख लेते हैं। अरे, ये विचित्र गोला क्या है? किसी अज्ञात ग्रह से आया है। शायद इसी ने उस पहाड़ को गायब कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन हमें दिखाया है। तुरंत लड़ाकू विमान भेजकर इसे नष्ट कर दो। और देखते देखते कई लड़ाकू विमान गोले की ओर चल देते हैं। गोला ऊंचा उठ जाता है। गोले में से वह अजीब प्राणी गुर्राता है। डॉक्टर जॉन तथा अन्य वैज्ञानिक चौंक पड़ते हैं। तो तुम लोगों ने मुझ पर हमला कर ही दिया। मैं इसकी वजह अभी चखाता हूँ।
ये हमारे आदेश पर नहीं हुआ है, हम तो तुमसे बातचीत करना चाहते। ओह, ये किसकी करतूत है? जल्दी उन्हें रोकने की कोशिश करो। लड़ाकू विमानों ने गोले पर शस्त्र छोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन सब व्यर्थ था। तभी गोले से एक किरण निकली और एक विमान से टकराई तो विमान भयंकर विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। था डॉक्टर जॉन तथा अन्य वैज्ञानिक दूरबीन से इस युद्ध को देखते हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सेना के विमान है, उन्हें तुरंत वापस होने का आदेश देना चाहिए। डॉक्टर जॉन फोन से सेना अधिकारी से बात करते हैं। हेलो कमांडर, ये आपने क्या किया? सारी पृथ्वी संकट में फंस जाएगी, विमानों को वापस बुलाओ। मैं डॉक्टर जॉन हूँ। सर, देश को बचाना हमारा भी कर्तव्य है। हमने सोचा कहीं हमला न करते, इससे हमने हमला किया। तुरंत विमानों को वापस बुलाओ। इस ग्रह के वासी बहुत शक्तिशाली है, हम खतरा मोल नहीं ले सकते। हमारे विमान खिलौनों की तरह नष्ट हो जाएंगे। ओके सर, मैं अभी मैसेज भेजता हूँ। और उधर गोलों से निकली किरणों ने दो और विमानों को ध्वस्त कर दिया। एक लड़ाकू विमान के अंदर के सैनिक गोले पर हमला करके आश्चर्यचकित थे। अजीब किस्म का गोला यहाँ नहीं है, हमारे शस्त्रों की मार से इस पर खरोंच तक नहीं आई है। इस बार एक साथ कई शस्त्रों को गोलों पर छोड़ो। गोले पर एक साथ कई शस्त्रों का प्रहार होता है पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तभी वायरलेस पर आदेश आता है। हेलो, यस सर। क्या आक्रमण बढ़कर वापस आ जाएं? पर अच्छा सर, ठीक है, हम वापस आ रहे हैं। आदेश मिलते ही लड़ाकू विमान वापस लौट आते हैं। गोला नीचे की ओर आता है और उसमें से वह ग्रहवासी फिर प्रकट होता है। तुम लोगों ने आक्रमण करके हमें उत्तेजित कर दिया है। क्या तुम पृथ्वी पर जीवित नहीं रहना चाहते? यह आक्रमण अनजाने में हुआ, हमारी उस सेना टुकड़ी को पता नहीं था। हम वार्ता करने को तैयार हैं। ठीक है, आप अपना प्रतिनिधि हमारे पास भेजो। हम 2 दिन बाद अपना प्रतिनिधि आपके पास भेजेंगे। गोला तेजी से आकाश में ऊंचा उठकर गायब हो जाता है। हमें ऐसा प्रतिनिधि भेजना चाहिए जो अपनी बुद्धि से सही निर्णय लेकर बात कर सके, साथ ही निडर और बहादुर भी हो। केवल फौलादी ये काम हल कर सकता है। हम और देशों के प्रतिनिधि बुलाकर इस मामले पर विचार करें और जो निर्णय हो वह फौलाद को बताकर उनके पास भेजें। यही उचित होगा। दूसरे दिन सभी देशों के प्रतिनिधियों की एक आपात बैठक बुलाई जाती है और इस गंभीर मामले पर विचार किया जाता है। हम उनका यहाँ रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे हमेशा खतरा बना रहेगा। पर इनकार करने में हमें युद्ध का सामना करना पड़ेगा और उनके सामने हमारे हथियार खिलौनों की तरह टूट कर रह जाएंगे। असल में हमें वह कारण खोजना होगा जिसकी वजह से वे यहाँ रहने की जिद कर रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है। उनके इस कारण को खोजकर यदि उसका हल हमने उन्हें बता दिया तो शायद वे यहाँ रहने का इरादा छोड़ दें। तो निर्णय यही रहा है कि उन्हें यहाँ रहने नहीं देना है। दूसरे उनका यहाँ आकर रहने के कारण को खोजकर उसका हल उन्हें बताना है, ताकि वे यहाँ रहने की जिद छोड़कर अपने ग्रह में ही आराम से रह सके। 2 दिन बाद वह गोला यान फिर प्रकट होता है और उसके ऊपर उस ग्रहवासी की छाया उभरती है। डॉक्टर जॉन ने फौलाद को अच्छी तरह से समझा दिया था। अन्य वैज्ञानिक भी वहाँ उपस्थित थे। तुम्हारा प्रतिनिधि तैयार है? हाँ, हम अपना प्रतिनिधि भेजने को तैयार हैं। गोले से एक चौड़ी किरण पृथ्वी पर पड़ती है। इस किरण पर अपना प्रतिनिधि खड़ा कर दो, वह हमारे पास खिंच आएगा। मैं स्वयं ही तुम्हारे पास उड़कर आऊँगा। टोरो ग्रह के वासी, पृथ्वीवासी वे विज्ञान में किसी ग्रह से कम नहीं है। फौलाद अपने बेल्ट का बटन दबाता और वह तेज़ी से उस गोले की ओर बढ़ता है। लंबू जेब में मौजूद था। गोले का दरवाज़ा फौलाद के लिए खुल गया और फौलाद तेज़ी से अंदर घुस गया। गोले के अंदर और भी ग्रहवासी अजीब से यंत्रों पर बैठे काम कर रहे थे। कुछ हाथों में हथियार लिए थे। फौलाद ठीक उनके बीच में जाकर उतरा। लो, मैं आ गया हूँ। कमाल है, तुम अकेले आकाश में उड़ने की शक्ति रखते हो, तो क्या तुम लोग पृथ्वीवासियों को कमज़ोर समझते हो? टोरो ग्रह का मैं सेनापति गुंथर हूँ। तुम्हारा नाम फौलाद है। तुम हमें रहने के लिए पृथ्वी का कौन सा भाग दोगे? गुंथर, हम पृथ्वी पर किसी भी बाहरी ग्रह के लोगों को नहीं रहने देना चाहते। फिर भी तुम पहले इसका कारण बताओ, तुम्हें अपने ग्रह पर क्या तकलीफ़ है? गृहवासी गुंथर फौलाद के नज़दीक आया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। तुम कारण क्यों पूछ रहे हो? मेरा प्रस्ताव पर विचार करो। केवल हो सकता है तुम्हारी तकलीफ़ को हम पृथ्वीवासी दूर कर सके और तुम्हें हमारी पृथ्वी पर रहने के लिए मजबूर ना होना पड़े। इस पर गुंथर बड़ी ज़ोर से हंसा। तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? तुम्हारा इतना विकास ही कहाँ हुआ है? बस हम तुम्हारी समस्या हल करने में ही मदद दे सकते हैं, पृथ्वी पर रहने की जगह नहीं। गुंथर यह सुनकर आग बबूला हो उठा। जानते हो, यह कहकर तुम कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो? नाराज़ मत हो गुंथर, यह तो मेरा निर्णय है। मैं वापस लौटकर अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करूंगा। हो सकता है वे तुम्हें रहने की जगह दे दें। मैं अब चलता हूँ। गोले का द्वार खुला और फौलाद पृथ्वी पर वापसी के लिए चला। जाते जाते सुनते जाओ, हम किसी मजबूरी से नहीं बल्कि अपने ग्रहवासियों को पृथ्वी पर बसाने के लिए योजना बना रहे हैं। हमारा ग्रह बहुत छोटा है। मैं अपने अधिकारियों को ये सब बताऊंगा। फौलाद ने दूर से ही पृथ्वी की ओर छलांग लगा दी। फौलाद तेजी से पृथ्वी पर आकर वहां उतरा जहां बाग में सारे वैज्ञानिक अधिकारी उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर जॉन आगे बढ़ा। क्या हुआ फौलाद? वे पृथ्वी पर धीरे धीरे बसने की योजना बना रहे हैं, हमें कोई उपाय खोजना होगा।
हम उनका मुकाबला केवल परमाणु और न्यूट्रॉन बमों से ही कर सकते हैं, पर इन बमों से पृथ्वी को भी उतना ही नुकसान होगा। निसंदेह पृथ्वी का वायुमंडल विष से दूषित हो जाएगा, लोग सांस लेने के लिए तरस जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? हमें इन बमों का प्रयोग अधिकतर आकाश में ही करना होगा, इसलिए वायुमंडल पर ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा। फौलाद सोच में पड़ जाता है। इसका मतलब है यदि हम आक्रमण करें तो भी मुसीबत और ना करें तो भी। इधर कुआं उधर खाई। लेज़र शस्त्र भी थोड़े प्रभावशाली हो सकते हैं, पर वे हमारे पास नाव के बराबर हैं। खैर, अब आप लोग जाइए, कलम कुछ और उपाय निकाले। फौलाद अपने पलंग पर लेटा था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। लंबू उसी के पास बैठा था। यही एक ऐसा समय है जब हमें मीशा की सहायता लेनी चाहिए। कौन मीशा? अच्छा, वह अल्टास की राजकुमारी। उससे तो हम अंगूठी के जरिए भी बात कर सकते हैं। फौलाद अपने हाथ की वह अंगूठी देखता है जो उसे अल्टास की राजकुमारी ने दी थी, और साथ ही फौलाद को एक अंडा यान भी दिया था। विचित्र अंडा, और डॉलर का अंत में इसकी कहानी है, और ये दोनों ही कॉमिक्स आपको फौलादी सिंह की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लगता है इस खतरनाक चक्र से मीशा ही हमें निकाल सकती है। मैं उससे संपर्क करता हूँ। इन ग्रहवासियों से निपटने में शायद वह हमारी उचित मदद कर सकती है। फौलाद अंगूठी को चूम कर जैसे ही मीशा का ध्यान करता है, वह अंगूठी में प्रकट हो जाती है। मीशा? हाँ फौलाद, तुमने मुझे याद किया और मैं चली आई। लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है। हाँ मीशा, तुम फ़ौरन मेरे पास चली आओ। मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। अच्छा, विदा। और कुछ ही देर में मीशा असली रूप में फौलाद के सामने प्रकट होती है। लो, मैं आ गई। मीशा, टोरो नाम का एक ग्रह और उसके निवासी पृथ्वी पर बसना चाहते हैं। उन्होंने धमकी दी है कि यदि हमने उन्हें जगह नहीं दी तो वे पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। तुम चिंता मत करो, हमारे ग्रह से दूर ये एक छोटा ग्रह है, वह कुछ ना कर सकेगा। मैं अभी पता करती हूँ कि क्या गड़बड़ है। पर टोरो ग्रह के सेनापति के पास बड़े ज़बरदस्त हथियार हैं। उसने हमारे एक विशाल पहाड़ को क्षण भर में पिघला दिया। मीशा ध्यान लगाती है और कुछ ही देर में फौलाद को बताती है। फौलाद, बात तो थोड़ी गंभीर है ही, पर फिर भी चिंता की बात नहीं है। फौलाद मीशा के पास आकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है मीशा? टोरो ग्रह का सेनापति गुंथर अपने ग्रह से शक्तिशाली शस्त्र चुराकर भागा है। टोरो ग्रह पृथ्वी पर अधिकार नहीं करना चाहता। ये तो गुंथर की ही चाल है। वह अपने साथियों के साथ पृथ्वी पर बसने की नहीं, छुपने की जगह चाहता है, क्योंकि वह अब टोरो वापस नहीं जा सकता। ओह, ये बात है। खतरनाक हथियारों से पृथ्वी को बचाने के लिए हम उसी के यान में चलेंगे। मैं अदृश्य रहकर तुम्हारे साथ रहूंगी। दूसरे दिन वह गोला जैसे ही प्रकट होता है, फौलाद, लंबू तथा अदृश्य मीशा के साथ उसमें प्रवेश करता है। फौलाद के आते ही गुंथर अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है। कहो पृथ्वीवासी, हमारी बात मान ली ना? हमारी शक्ति से तुम लोग घबरा गए हो ना? नहीं गुंथर, ये तो हमारी भूल है। हम तुम्हें पृथ्वी पर रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। गुंथर क्रोध से थर थर काँपने लगता है। यान का दरवाज़ा बंद कर दो, अब यह कीड़ा पृथ्वी पर जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये कोई न्याय नहीं है गुंथर। मैं पृथ्वी का दूध बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। दूध को कोई कैद नहीं करता। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें अपने यान से पृथ्वी का विनाश दिखाऊंगा। उसके बाद तुम्हें इस गहन अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दूंगा। अंतरिक्ष के कीड़े तुम्हारा भक्षण करेंगे। रक्षकों, इसे ले जाओ एकांत कक्ष में। हाँ गुंथर, तुम जैसे भगौड़े से और क्या उम्मीद की जा सकती है? फौलाद के शब्द सुनते ही गुंथर चौंक पड़ता है। हैं, इसने मुझे भगौड़ा कहा? क्या ये जानता है कि मैं टोरो से भागा हूँ और छिपने की जगह तलाश कर रहा हूँ? नहीं नहीं, उसे क्या मालूम। उनका विज्ञान इतना उन्नत कहाँ, उसके मुंह से ऐसे ही निकल गया होगा। प्रश्न पूछकर इस बारे में क्यों बात बढ़ाऊँ? दो अजीब प्राणी फौलाद को ले जाकर एक एकांत कक्ष में पहुंचा देते हैं। लंबू जेब से बाहर निकलता है। गुरु, हम फंस गए लगता है। अब या तो हम नष्ट होंगे या ये क्या कर रहे हो फौलाद? मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम भूल गए? ओह हाँ, मीशा तो है हमारे साथ। मीशा, वह पृथ्वी को जलाने की योजना बना रहा है। यदि हम उनके ऊर्जा यंत्र में से सूर्य की किरणों का इकट्ठा किया हुआ ताप निकाल सके तो वह पृथ्वी का 2-3 दिन तक कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि सूर्य की गर्मी को इकट्ठा करने में उन्हें समय लगेगा। चलो मीशा, हम प्रयत्न करते हैं। वहाँ 2-4 रक्षकों को शायद मारना पड़ जाए। हाँ, एक बात है फौलाद, जहाँ तक संभव होगा मैं अदृश्य रहकर ही सब कुछ करूँगी। तुम कहीं गुंथर के सामने मेरा नाम न ले देना, वरना भय है कि कहीं गुंथर मेरे क्षेत्र के घरों में विद्रोह न फैला दे। मीशा और फौलाद यान के टेढ़े मेढ़े गलियारों और सीढ़ियों से ऊर्जा यंत्र की खोज में बढ़ते हैं। मीशा अपनी प्रबल मानसिक शक्ति से रास्ता खोजकर उसे बता रही है। हम यंत्र के लगभग करीब आ गए हैं। सीधे हाथ की ओर मुड़ना है, होशियार, वहाँ पहरेदार अवश्य होंगे। उन्हें मैं बिना आवाज़ के ही हमेशा के लिए सलाह दूंगा। और उधर गुंथर अपने प्रमुख शस्त्र चालकों को निर्देश देता है। कल सूर्योदय से पहले ही सूर्य किरणों की बौछार पृथ्वी पर शुरू कर दो। मेरा ख्याल है एक बार की बौछार में आधी पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो जाओ और ऊर्जा यंत्र का मुंह सुबह होते ही पृथ्वी की ओर खोल देना। पृथ्वीवासी फौलाद को भी हम यह नज़ारा दिखाएंगे। जैसा आदेश गुंतर महान। पर यदि हमने पृथ्वी जैसे ग्रह को नष्ट कर दिया तब हम कहाँ रहेंगे? पृथ्वी जैसा नज़दीक और कोई ग्रह हमारे लायक भी तो नहीं। शायद आधी पृथ्वी नष्ट होने पर बाकी लोग फिर से इस बात पर विचार करें। ठीक है गुंतर महान।
और उधर फौलाद दबे पांव आकर फुर्ती से ऊर्जा यंत्र के कमरे के बाहर खड़े पहरेदार को दबोच लेता है। उसके एक ही बार में वह धराशायी हो जाता है। चलो, रास्ता साफ हुआ। फौलाद कमरे के अंदर जाता है। मीशा भी अदृश्य रूप में उसके साथ अंदर जाती है। वहाँ एक विचित्र आकार का विशाल यंत्र लगा था। देखो फौलाद, यही वह खतरनाक यंत्र या कह लो शस्त्र है जिसके द्वारा वो पृथ्वी नष्ट करने की बात कहता है। शायद इसी यंत्र से इसने पृथ्वी का पहाड़ जलाया होगा। इसी से वह विशाल सरोवर भी बना होगा। काश वह इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए कर सके। फौलाद, वह ऊपर जो बड़ा पहिया जैसा दिख रहा है, उसे घुमा दूँ। फौलाद यंत्र के ऊपर चढ़कर उस पहिए को घुमाता है। सूर्य की किरणों की गर्मी निकलती जाती है। फौलाद, जल्दी जल्दी घुमाओ, कोई इधर आ ना जाए। फिर फौलाद नीचे कूद जाता है और वे अपने कक्ष की ओर बढ़ते हैं। अब तुम्हारी पृथ्वी सुरक्षित है। क्यों ना हम इस यंत्र को तोड़ डालें? अभी वक्त नहीं आया। इस यंत्र को तोड़ने से यह यान झटका खाएगा। हो सकता है यह अपना मार्ग छोड़कर किसी तारे से टकराकर नष्ट हो जाए, पर यह सब आसान नहीं है। तभी उधर से 6-7 रक्षकों का दल आता है। फौलाद एक और छुप जाता है। अब क्या करें मीशा? वे हमें देख लेंगे और कोई रास्ता भी नहीं। ठहरो, मैं खोजती हूँ। मीशा ध्यान लगाती है, फिर फौलाद को उपाय बताती है। फौलाद, तुम्हारे दाई तरफ जो बटन दिख रहा है उनके 8-10 कदम पास आते ही दबा देना, बस। वे रक्षक फौलाद को देख लेते हैं। फौलाद उनके 10 कदम पास आते ही बटन दबा देता है। अरे, वह पृथ्वीवासी यहाँ पकड़ो उसे। आ ये क्या हुआ? बचाओ! बटन दबते ही नीचे का फर्श एक और खिसक जाता है और वे सब उसमें गिर पड़ते हैं। फर्श अपने आप जगह पर आ जाता है। फौलाद हैरान होकर देखता ही रह जाता है। क्या नीचे तलघर है? नहीं, वे लोग यान से बाहर अंतरिक्ष में गिरे पड़े हैं। वे वापस नहीं आ सकते। वह देखो। और यान से बाहर वे लोग अंतरिक्ष में गुलौटे खाते हुए दूर बह गए। फौलाद और अदृश्य मीशा फिर आगे बढ़ते हैं और अपनी जगह पर आ जाते हैं। मीशा, तुम्हारी सहायता से मैं अपनी पृथ्वी को बचा पाऊंगा। तुम्हारा यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा मत कहो फौलाद। जब हम लोग अशक्त थे, हमारा ग्रह शत्रुओं ने छीन लिया था, तब तुम ही ने हमें जीवन दान दिया था। अब हमारी सारी शक्तियाँ वापस आ गई हैं, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे भूल सकती हूँ? और इधर दूसरा दिन होते ही फौलाद के कक्ष में गुंथर अपने रक्षकों के साथ आता है। उठो पृथ्वीवासी, और अपनी आंखों से पृथ्वी के नष्ट हो जाने का नज़ारा देखो। ऐसे सुहाने दृश्य फिर जीवन में कभी ना देख पाओगे। गुंथर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रक्षकों, इसे घसीट कर यान की खिड़की तक ले चलो। गुंथर, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद चलता हूँ। गुंथर फौलाद को यान की एक विशाल कांच की खिड़की तक ले जाता है। उस कक्ष में बहुत से यंत्र लगे थे। गुंथर एक बटन दबाता है। अभी सूर्य किरणें अपना चमत्कार दिखाएंगी। गुंथर के बटन दबाते एक स्क्रीन पर ऊर्जा यंत्र चालक की तस्वीर उभरती है। अमीबा, तुमने यंत्र का मुख पृथ्वी की ओर कर दिया होगा। हाँ गुंथर मान, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। गुंथर जोश में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है। तो फिर क्या देर है, शुरू करो किरणों की बौछार है। हा हा हा। मूर्ख, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, पर मैं खामोशी रहूं। यान से कुछ किरणें निकली, पर दूसरे ही क्षण वे धुएं में बदलकर गायब हो गई। गुंथर चिल्लाता है। अमीबा का चित्र स्क्रीन पर उभरता है। अमीबा, ये क्या हो रहा है? किरणें क्यों बंद की? गुंथर, यंत्र पूरी शक्ति से चल रहा है, पर जाने क्या है, मैं देखता हूँ। अमीबा का चित्र अदृश्य हो जाता है। देखते रहो मूर्ख, पृथ्वी अभी भस्म हो जाएगी। अमीबा थोड़ी देर बाद फिर प्रकट होता है। गुंथर, गजब हो गया, यंत्र की सारी सूर्य ऊर्जा जाने कहाँ गई? यह सुनते ही गुंथर चौंक पड़ता है। क्या कहते हो? यह कैसे हुआ? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा, आलसी। गुंथर, मैं कुछ नहीं जानता। अब 3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। फौलाद हंसते हुए, बस करो गुंथर, तुम में पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति नहीं। तुम यह पागलपन छोड़कर अपने ग्रह वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? मैं पृथ्वी पर ही रहूँगा या उसे नष्ट कर दूंगा? यूँ क्यों कहते हो कि तुम अपने ग्रह वापस नहीं जा सकते? वरना मार दिए जाओगे, क्योंकि तुम अपने ग्रह से विनाशकारी शस्त्र चुराकर भागे हो, किसी अन्य ग्रह पर अधिकार जमाने और वहाँ का राजा बनने का सपना लिए। चुप कह कमीने, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ दुष्ट? गुंथर फौलाद पर झपटता है और दोनों हाथों से ऊपर उठा लेता है। ऊपर उठते ही फौलाद फुर्ती से बेल्ट का बटन दबाता है और तभी गुंथर भी ऊपर उछल जाता है। ओह, ये मुझे पटक के इससे पहले बटन दबा दूं। फौलाद कलाबाजी खाता हुआ नीचे आकर सलामत खड़ा हो जाता है। यह देखकर गुंथर भौचक्का रह जाता है। फौलाद उस पर छलांग लगाता है। अरे, मैं समझा था ये गिरकर मर जाएगा। संभल गुंथर, तूने मुझे उत्तेजित कर दिया है। फौलाद गुंथर से भिड़ जाता है और दनादन घूंसे बरसाता है। तभी एक रक्षक अपने शस्त्र से फौलाद को मारने आगे बढ़ता है। तभी लंबू जेब में बैठे बैठे चाकू फेंक कर उसे मारता है। आ! फौलाद गुंथर को उठा उठाकर पटक रहा था। शुक्रिया लंबू। ओह, डेट्स ऑल राइट।
तभी 8-10 रक्षक एक साथ आकर फौलाद को पकड़ लेते हैं। मीशा अदृश्य रूप में फौलाद के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फौलाद, घबराना मत, मैं कोई भी वार रोकने के लिए तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, निश्चिंत रहो। धन्यवाद मीशा, अब मैं गुंथर को भड़काता हूँ। गुंथर उठकर फौलाद की तरफ लपकते हुए, अब मैं तुझे पृथ्वी के विनाश का नज़ारा देखने से पहले ही मार डालूंगा नराधम। तुम बड़े मूर्ख हो गुंथर, क्यों अपने को खतरे में डाल रहे हो। गुंथर एक शस्त्र निकालकर फौलाद पर मारता है, लेकिन शस्त्र मीशा के प्रभाव से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कड़ाक! गुंथर क्रोध से फौलाद पर छलांग लगाता है, पर मीशा के प्रभाव से उलटकर पीछे गिरता है। तू अपनी शक्ति दिखा रहा है, ठहर। अब हमें इस यान के शस्त्र तथा चालक मशीन नष्ट करते हुए इस यान को अंतरिक्ष में हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ देना चाहिए। यह दुष्ट सीधा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, यही उचित है मीशा। और मीशा फौलाद का हाथ पकड़ तेजी से एक और भागती है। हो सकता है इस कांड में यह विमान भी नष्ट हो जाए, अतः तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना अंतरिक्ष में भटक जाओगे। मीशा, वैसे मेरी पोशाक अंतरिक्ष में भी मेरी रक्षा कर सकती है, तथा मेरे बेल्ट में फिट जेट मुझे पृथ्वी पर सकुशल उतारने में सक्षम है। वे एक यंत्र के पास आ जाते हैं। इस यंत्र के दाएं हाथ वाला बटन खींच लो, यंत्र बेकार हो जाएगा। फौलाद बटन खींच लेता है, यंत्र में विस्फोट होता है। धड़ाम! फौलाद तुरंत मीशा के साथ दूसरी ओर भागता है। तभी गुंथर अपने रक्षकों के साथ भागा हुआ उतर आता है। अरे, उस नराधम को पकड़ो, मार डालो, वह यान के यंत्रों और बहुमूल्य शस्त्रों को तोड़ रहा है, पीछा करो। फौलाद दूसरे विशाल यंत्र पर चढ़कर उसके ऊपर लगा विशाल पहिया उखाड़कर फेंक देता है। वहां से छलांग लगाकर वह दूसरे यंत्र को भी तोड़कर नष्ट कर देता है। मीशा, कुछ ऐसा करो ताकि यह यान उसी सरोवर में गिरे। तो जल्दी करो, कुछ ही समय में यान पृथ्वी के उसी क्षेत्र के ऊपर आने वाला है। अब उसका चालक यंत्र ही तोड़ना बाकी है। जल्दी उधर ही चलो मीशा। और कुछ ही देर में वे दौड़ते हुए उस चालक यंत्र पर पहुंच जाते हैं। फौलाद झपट कर कुर्सी पर बैठे चालक को कुर्सी समेत उठा लेता है और उसी यंत्र पर दे मारता है। चलो फौलाद, जल्दी यान से बाहर निकलो, यान विस्फोट के साथ जल जाएगा। फौलाद और मीशा दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर अंतरिक्ष में तैर जाते हैं और पृथ्वी की ओर उतरने लगते हैं। उधर आकाश में विस्फोट होते ही डॉक्टर जॉन तथा अन्य वैज्ञानिक बाहर निकलकर देखते हैं। वह यान पृथ्वी की ओर गिर रहा था। अरे, ये तो वही गोला यान है, सरोवर की दिशा में गिर रहा है, चलो जल्दी वहाँ पहुँचो। और जलता हुआ विशाल यान सरोवर के जल पर तैर रहा था। यान से लपटें उठ रही थी। फौलाद अदृश्य मीशा के साथ वहीं उतरा। लो, मेरा काम पूरा हो गया फौलाद, अब मैं चलूँ, तुम ये बात राजी रखना। नहीं मीशा, तुम आज मेरे साथ भोजन करोगी, किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मेरे साथ कौन सी महान शक्ति थी। तभी डॉक्टर जॉन तथा अन्य वैज्ञानिक वहाँ आ गए। ओ फौलाद, तुमने पृथ्वी को बचा लिया, पर यह सब तुमने कैसे किया? ये राज की बात है अंकल, इसे मत पूछिए। बस इतना जान लीजिए कि अब पृथ्वी को कोई खतरा नहीं। इस घटना को सपने की तरह भुला दीजिए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह की अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।